आप सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस क्लास में हम थर्मोडायनेमिक्स के जो चारों लॉ हैं उनको देखेंगे और हम उनके मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को भी देखेंगे जहां तक संभव है। तो हम जो पहला लॉ देखने जा रहे हैं बच्चों, वो है थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ। थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ बहुत आसान है। थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ कहता है कि हम ना तो ऊर्जा को बना सकते हैं और ना ही ऊर्जा को हम खत्म कर सकते हैं। बस उसे एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। तो जो पहला लॉ है वो क्या कहता है? एनर्जी कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ना तो उसको बना सकते हैं और ना ही खत्म कर सकते हैं ऊर्जा को, बट उसे एक से दूसरे फॉर्म में चेंज किया जा सकता है। जैसे कि अगर एक सेल है, सेल के अंदर केमिकल है तो उसमें केमिकल एनर्जी है। जब उस सेल को तारों से जोड़ के बल्ब से जोड़ दिया जाता है तो फिर वो केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। और अगर मान लो उसको किसी फैन से जोड़ देंगे तो वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी फिर मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। अगर बल्ब से जुड़ा है तो वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है, इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट हो जाती है, और फिर वो जो एनर्जी है वो आगे लाइट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, इस लॉ को हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी कहते हैं। इस लॉ को क्या कहते हैं? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, मतलब ऊर्जा संरक्षण का नियम। एक और विशेष बात है कि ये लॉ हमें कहता है आप एनर्जी को ना तो बर्बाद कर सकते हो और ना ही उसको बना सकते हो। इसका मतलब इस ब्रह्मांड की, इस यूनिवर्स की एनर्जी कांस्टेंट है। इस यूनिवर्स की एनर्जी क्या है बच्चों? कांस्टेंट है। वो जितनी पहले थी आज भी उतनी ही है, क्योंकि एनर्जी को ना तो नया बनाया जा सकता है और ना ही एनर्जी को खत्म किया जा सकता है। यानी कि जो ब्रह्मांड है, जो यूनिवर्स है, उसकी जो ऊर्जा होगी वो हमेशा एक जैसी रहेगी। इस लॉ का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन कैसे लिखा जाता है? इस लॉ का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिखा जाता है डेल्टा यू। लिख लीजिए, रट लीजिए। मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ फर्स्ट लॉ। फर्स्ट लॉ का मैथमेटिकल गणितीय स्वरूप कैसा है? डेल्टा यू इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। डेल्टा यू इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। जहां पर डेल्टा यू क्या है? डेल्टा यू है किसी सिस्टम की, किसी तंत्र की आंतरिक ऊर्जा। सिस्टम किसको कहते हैं? कोई भी चीज, इस ब्रह्मांड में कोई भी चीज सिस्टम हो सकती है जिसका अध्ययन किया जा सकता है या किया जा रहा है। जैसे कि अगर आप किसी चाय की कप को देख रहे हैं और आप ये देख रहे हैं कि वो कितनी देर में ठंडी हो रही है, तो वो चाय की कप एक सिस्टम है। अगर आप बल्ब को देख रहे हैं कि ये बल्ब कितनी देर में कितनी ज्यादा एनर्जी को कंज्यूम कर रहा है, कितना एनर्जी ये कंज्यूम कर रहा है, कितना इससे बिल आएगा, तो बल्ब एक सिस्टम हो जाएगा। तो हर सिस्टम के अंदर जो मॉलिक्यूल होते हैं उन मॉलिक्यूल्स की अपनी एनर्जी होती है और उसी एनर्जी को हम इंटरनल एनर्जी कहते हैं। मॉलिक्यूल्स गोल गोल घूम रहे होते हैं, रोटेशन कर रहे होते हैं। इस रोटेशन के लिए, उनके घूमने के लिए एक ऊर्जा उत्तरदायी है जिसको हम रोटेशनल एनर्जी कहते हैं। मॉलिक्यूल अपनी जगह पे वाइब्रेशन कर रहे होते हैं, तो उस ऊर्जा, वाइब्रेशन के लिए ऊर्जा लगती है, वाइब्रेशन के लिए एनर्जी लगती है, उसको वाइब्रेशनल एनर्जी कहते हैं। मॉलिक्यूल अपनी जगह पे ऐसे आगे पीछे मोशन दिखा रहे हैं, ऐसे मूवमेंट कर रहे हैं मॉलिक्यूल, तो मूवमेंट करने के लिए जो एनर्जी लगती है उसको ट्रांसलेशनल एनर्जी कहते हैं। मॉलिक्यूल के अंदर इलेक्ट्रॉन ऊपर नीचे जा रहे हैं, तो ऊपर नीचे जाने के लिए जो एनर्जी लगती है उसको हम इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी कहते हैं। तो एक मॉलिक्यूल में, एक एटम में, एक पार्टिकल में, सिस्टम के एक पार्टिकल में इतनी तरह की एनर्जी होती है और इन सभी एनर्जी का योग जो होता है, इन सभी एनर्जी को एक साथ मिला दिया जाता है, तो उसी को कहते हैं आंतरिक ऊर्जा या इंटरनल एनर्जी। अब मान लेते हैं कि एक सिस्टम है, उसकी इंटरनल एनर्जी U1 है। सिस्टम की इंटरनल एनर्जी कितनी है? U1, मतलब उसके सभी एनर्जी का टोटल कितना है? U1 है। अब आप इसमें क्या कर रहे हैं? आप इसमें थोड़ा सा बाहर से हीट दे रहे हैं। इस सिस्टम को क्या कर रहे हैं? हीट दे रहे हैं। दो प्रकार से आप सिस्टम को एनर्जी दे सकते हो। एक है हीट देकर आप सिस्टम को एनर्जी दे सकते हो। दूसरा है कार्य करके। आप सिस्टम पे कार्य करोगे तो आप अपनी एनर्जी उस सिस्टम को दे रहे होगे, आप अपनी ऊर्जा उस सिस्टम को दे रहे हो, उस तंत्र को दे रहे हो। जैसे कि आपने चेयर को हिलाया, तो चेयर क्यों हिली? क्योंकि आपने अपनी एनर्जी चेयर में ट्रांसफर करी, इसी वजह से चेयर आगे हिल गई। तो आप जब भी किसी भी सिस्टम को अगर आपने एनर्जी देनी है तो एनर्जी आप उसको हीट के रूप में देते हो या कार्य के रूप में देते हो। तो मान लो कि सिस्टम के अंदर अभी इंटरनल एनर्जी कितनी है? U1 है, और आपने क्या करा? बाहर से क्या दे दिया उसको? बाहर से आपने उसको हीट दे दी Q। तो जब आप उसको हीट दे दोगे Q, तो उसकी इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगी?
U1 तो पहले थी, अब उसकी इंटरनल एनर्जी में क्या जुड़ गया, हीट जुड़ गया। मतलब कि एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो गई, एनर्जी किसमें, हीट किसमें कन्वर्ट हो गया, इंटरनल एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। यानी कि फर्स्ट लॉ लग रहा है, हीट बेकार नहीं जा रही है, हीट जो हम दे रहे हैं वो बेकार नहीं जा रही है, वो इंटरनल एनर्जी में परिवर्तित हो जा रही है। अब अगर आप इसके ऊपर थोड़ा सा कार्य करो, मान लो आपने इसके ऊपर कार्य किया, कुछ कार्य किया, उसको दबाया, कुछ भी किया, तो आप उसके अंदर और एनर्जी भर रहे हो। जो कार्य आप करोगे वो वेस्ट नहीं जाएगा बच्चों, जो कार्य आप करोगे वो वेस्ट नहीं जाएगा, बर्बाद नहीं होगा। वो कार्य भी किस रूप में परिवर्तित हो जाएगा, वो कार्य भी किस रूप में परिवर्तित हो जाएगा, ऊर्जा के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। तो वो कार्य भी इस सिस्टम की इंटरनल एनर्जी को बढ़ा देगा, इंटरनल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये हो गया आपका W, आपका वो कार्य इसमें इंटरनल एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। मान लेते हैं कि ये टोटल इस फाइनल इंटरनल एनर्जी U2 है, फाइनल इंटरनल एनर्जी U2 है, तो क्या आ जाएगा हमारा फाइनल इंटरनल एनर्जी इक्वल टू इनिशियल इंटरनल एनर्जी, प्रारंभिक आंतरिक ऊर्जा, प्लस Q प्लस W। तो इसको यहां लेके जाएंगे तो ये बन जाएगा U2 माइनस U1 इक्वल टू Q प्लस W। तो इसलिए U2 माइनस U1 इंटरनल एनर्जी चेंज कैसे लिखा जाएगा, डेल्टा U के फॉर्म में लिखा जाएगा। ठीक है, तो आपको इतना करने की जरूरत नहीं है, आप बस इतना लिखेंगे, आपका काम बन जाएगा। लेकिन अगर आपको लगता है कि यार ये ज्यादा लंबा क्वेश्चन है, तो ये सारी चीजें भी आप लिखेंगे कि एक सिस्टम है, उसकी इंटरनल एनर्जी U1 है, उस पर Q हीट दिया जाता है, तो वो Q हीट प्रथम नियम के हिसाब से वो Q हीट किसमें परिवर्तित हो जाएगा, आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाएगा, इंटरनल एनर्जी में परिवर्तित हो जाएगा। फिर हमने इस पे कार्य किया, तो प्रथम नियम के अनुसार कार्य कहीं वेस्ट नहीं होगा, वो कार्य किसमें परिवर्तित हो जाएगा, आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाएगा, वो आंतरिक ऊर्जा को बढ़ा देगा। तो आंतरिक ऊर्जा हो जाएगी U1 प्लस Q प्लस W, और ये टोटल मान लेते हैं U2 के बराबर है। तो हम अंतिम आंतरिक ऊर्जा बराबर हो जाएगा प्रारंभिक इंटरनल एनर्जी प्लस Q प्लस W। तो इस तरीके से इंटरनल एनर्जी चेंज किसके बराबर आएगा, इस प्रकार से इंटरनल एनर्जी चेंज किसके बराबर आएगा बच्चों, Q प्लस W के बराबर आ जाएगा। ठीक है, अब एक बात ध्यान रखना, अगर आप इस Q को अंदर ना लेके बाहर ले रहे होते तो माइनस करना पड़ता आपको। यानी कि अगर आप हीट दे रहे हो तो आपको प्लस करना है, अगर आप वर्क कर रहे हो, अगर सिस्टम पे वर्क हो रहा है तो प्लस करना है, क्योंकि वो सिस्टम के अंदर एनर्जी के रूप में स्टोर होगा। लेकिन अगर बेचारा सिस्टम वर्क करेगा, जैसे मैं वर्क कर रहा हूं तो मेरी इंटरनल एनर्जी कम हो रही है ना, तो जैसे अगर सिस्टम वर्क करेगा तो माइनस लगा देना है, अगर सिस्टम हीट बाहर दे देगा तो माइनस लगा देना है। तो ये साइन का जरूर ध्यान रखना, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा। तो ये है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अब हम सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को डिस्कस करते हैं। प्यारे बच्चों, अब हम सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को डिस्कस करने जा रहे हैं। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है, उसको समझने से पहले आप ये समझ लीजिए कि एंट्रोपी क्या है यार। ये एंट्रोपी किसको कहते हैं, एंट्रोपी का मतलब होता है पार्टिकल्स का डिसऑर्डर, पार्टिकल्स का रैंडमनेस, सिस्टम का रैंडमनेस। अगर कहीं पर पार्टिकल्स, अगर कहीं पे कण एकदम व्यवस्थित हैं, ठीक से अरेंज हैं, तो हम कहते हैं कि वहां रैंडमनेस कम है। अगर पार्टिकल्स बिखर गए, अगर पार्टिकल्स फैल गए, तो हम कहते हैं वहां रैंडमनेस ज्यादा है। तो रैंडमनेस को बताने वाले गणितीय मान को, रैंडमनेस को बताने वाले, अव्यवस्था को बताने वाले, डिसऑर्डर को बताने वाले मैथमेटिकल वैल्यू को हम एंट्रोपी कहते हैं, और उसको S से प्रदर्शित करते हैं। तो एंट्रोपी क्या दर्शाता है, एंट्रोपी क्या है, एंट्रोपी क्या है अगर कोई पूछेगा तो एंट्रोपी शोज द रैंडमनेस ऑफ सिस्टम। ठीक है, ये हमारा सिस्टम की क्या दर्शाता है, तंत्र की, किसी भी चीज में कण कितने अव्यवस्थित हैं, कितने बिखरे हुए हैं, इसी को गणितीय रूप में क्या कहते हैं, एंट्रोपी कहते हैं बच्चों। और एंट्रोपी को दर्शाते हैं S से एंट्रोपी को दर्शाया जाता है। ठीक है, ये चीज हमें ध्यान रखनी है। तो अगर आप देखेंगे तो यहां पे एक टर्म है एंट्रोपी, जो मैं आपको समझा चुका हूं कि कोई पूछेगा कि एंट्रोपी क्या है, तो एंट्रोपी टेल अस अबाउट द रैंडमनेस ऑफ द सिस्टम। वो एक तंत्र में कणों की अव्यवस्था, कण कितना बिखरे हुए हैं, कितना फैले हुए हैं, इसको दर्शाता है रैंडमनेस, इसको दर्शाता है एंट्रोपी। अगर आपकी क्लास में सारे बच्चे
एक साथ अच्छे से बैठे हुए हैं, अगर आपकी क्लास में सारे बच्चे अपनी अपनी जगह पे बैठे हुए हैं तो हम बोलेंगे यार इस क्लास में रेंडमनेस बहुत कम है, हम बोलेंगे इस क्लास में एंट्रोपी बहुत कम है, ठीक है। लेकिन अगर बच्चे क्लास से कुछ बाहर हैं, कुछ अंदर बैठे हैं, कुछ एक जगह पे ज्यादा बैठे हैं, कुछ घूम रहे हैं, तो हम कहेंगे इस क्लास के अंदर रेंडमनेस ज्यादा है, हम कहेंगे इस क्लास की एंट्रोपी ज्यादा है। तो आप मुझे लगता है एंट्रोपी को समझ चुके होंगे। अब हम बात करते हैं, यहाँ पे एक और टर्म इस लॉ में लिखा हुआ है, वो है स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस क्या है? स्पॉन्टेनियस प्रोसेस को हिंदी में कहते हैं स्वतः प्रक्रियाएं। तो ऐसा कुछ भी, ऐसी कोई भी प्रक्रिया, ऐसा कोई भी प्रोसेस जो खुद से हो रहा है, जिसको बाहर से होने के लिए किसी चीज की आवश्यकता नहीं है, जो प्रकृति में खुद से हो रही है जो प्रक्रियाएं, उसको कहते हैं हम स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। जैसे कि आप सोचो, कल्पना करो, पानी पड़ा हुआ है जमीन में, तो वो खुद से भाप बन के उड़ जा रहा है। आप ये सोचो कि अगर आइस मैं इस यहां पे रख देता हूं तो वो खुद से गल जाएगी, तो वो खुद से मेल्ट हो जाएगी। उसके लिए आपको कहीं बाहर से कुछ करने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर आपको जमाना है आइस को, अगर आपको पानी को जमाना है, आइस में जमाना है, तब आपको प्रयत्न करना पड़ेगा, तब आपको उसको फ्रीजर में डालना पड़ेगा, तब आपको वहां से एक्सटर्नल एफर्ट लगाना पड़ेगा, तो वो एक नॉन स्पॉन्टेनियस है। लेकिन आइस का गल जाना एक स्वतः प्रक्रिया है, पानी का भाप बन के उड़ जाना एक स्वतः प्रक्रिया है, आपका बूढ़ा हो जाना ये भी एक स्वतः प्रक्रिया है, किसी बॉल का ऊपर से नीचे गिर जाना, ये पेन का ऊपर से नीचे गिर जाना, मैं ऊपर से छोड़ दूंगा, तो एक स्वतः प्रक्रिया है, खुद से हो रही है। तो इस संसार में जितनी भी, जैसे कि आप देखो, अब हम इस लॉ को समझते हैं, पानी जो है भाप बन के उड़ रहा है या आइस गल रही है, तो वहां हम ये देखेंगे कि क्या पार्टिकल्स, हम देखेंगे कि क्या पार्टिकल्स वहां बिखर रहे हैं, क्या वहां रेंडमनेस बढ़ रही है या रेंडमनेस घट रही है, उसको देखेंगे। तो आप ये पाएंगे कि जो आइस गलती है तो वहां पार्टिकल्स बिखर जाते हैं, वहां पार्टिकल्स बिखर रहे हैं, दूर दूर हो रहे हैं, तो वहां पे रेंडमनेस बढ़ रही है। क्या बढ़ रही है? वहां पे रेंडमनेस बढ़ रही है, यानी कि एंट्रोपी बढ़ रही है। उसी प्रकार से आप कल्पना करो कि पानी भाप बन के उड़ गया, पानी भाप बन के उड़ गया, तो यहां पे क्या हो रहा है? जब पानी भाप बन के उड़ जा रहा है, जब पानी भाप बन के उड़ जा रहा है, तो यहां पर भी तो कण मुक्त हो जा रहे हैं ना, तो यहां पर भी तो रेंडमनेस बढ़ जा रही है, यहां पर भी तो एंट्रोपी बढ़ रही है। तो हमें इन दो एग्जाम्पल से ये बात समझ में आती है कि इस प्रकृति में, इस यूनिवर्स में जो प्रक्रियाएं खुद से हो रही हैं, जैसे कि आइस का गलना, जैसे कि आइस का गलना, जैसे कि पानी का भाप बन के उड़ना, तो जो प्रक्रियाएं खुद से हो रही हैं, यानी कि जो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, जो खुद से हो रहा है, इन दो एग्जाम्पल से आप समझ सकते हैं कि उन प्रक्रियाओं में, उन प्रोसेसेस में क्या हो रहा है कि एंट्रोपी बढ़ रही है। उन प्रोसेसेस में क्या हो रहा है? एंट्रोपी बढ़ रही है। जैसे कि आइस गल रही है, खुद से गल रही है, वहां पे एंट्रोपी बढ़ रही है, वहां पार्टिकल्स फ्री हो जा रहे हैं। और पानी भाप बन के खुद से ऊपर उड़ जा रहा है, पानी वेपराइज हो जा रहा है भाप बन के, उसका इवापोरेशन हो रहा है, तो वहां पर भी एंट्रोपी बढ़ रही है। तो इन दो एग्जाम्पल से ही आप सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को समझ जाओगे। तो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहता है कि जो भी प्रक्रियाएं, जो भी प्रोसेस खुद से हो रहे हैं, उनमें एंट्रोपी बढ़ती है, उनमें एंट्रोपी बढ़ती है। और हां, जो फर्स्ट लॉ में आपको बताया था वो भी सत्य है, मतलब ब्रह्मांड की कुल ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होता, ब्रह्मांड की टोटल एनर्जी कांस्टेंट रहती है, लेकिन जो प्रक्रियाएं खुद से हो रही हैं उनमें क्या बढ़ती है? एंट्रोपी बढ़ती है, उनमें रेंडमनेस बढ़ता है। यह है सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। क्या कहता है? फॉर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, खुद से होने वाले प्रक्रियाओं के लिए एंट्रोपी बढ़ेगी, बट द टोटल एनर्जी ऑफ यूनिवर्स रिमेन कांस्टेंट, मतलब यूनिवर्स की कुल ऊर्जा क्या रह जाएगी? कुल ऊर्जा नहीं बदलेगी, वो कांस्टेंट रहेगी। अब इसका गणितीय रूप देखते हैं बच्चों। अब इसका गणितीय रूप समझने के लिए आपको मैं एक सिंपल सा एग्जांपल दे रहा हूं। आप इसको एग्जाम में तो लिखेंगे नहीं, लेकिन आप इसका मैथमेटिकल फॉर्म इस एग्जांपल से समझ सकते हैं। तो इसका गणितीय रूप लिखने के लिए बच्चों, तो प्यारे बच्चों, इसका गणितीय रूप लिखने के लिए, इसका गणितीय रूप समझने के लिए आपके पास यहाँ पे दो एग्जाम्पल हैं, दो एक जैसे पदार्थ हैं, एक ए और बी, ठीक है। और ये दोनों को ही मैंने सेम टेम्परेचर पे लिया है, दोनों को ही मैंने सेम टेम्परेचर पे ले रखा है। अब मैं इस 50 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर में, इस 50 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर में ए को 100 जूल ऊर्जा देता हूं और इस बी को 200 जूल ऊर्जा देता हूं, ऊष्मा देता हूं, ऊष्मा हीट दे रहा हूं। ऊर्जा तो हम ऊष्मा के रूप में देते हैं, हमेशा हीट के रूप में देते हैं। तो दोनों ही पदार्थ का, ए का भी और बी का भी, दोनों का ही टेम्परेचर एक जैसा है, 50-50 है। अब ए को आपने दी 100 जूल हीट और बी को आपने दी 200 जूल हीट, तो क्या होगा? जब आप दोनों को हीट दोगे, दोनों के पार्टिकल फ्री हो जाएंगे, दोनों के पार्टिकल फ्री हो जाएंगे, ए के पार्टिकल्स भी फ्री हो जाएंगे और बी के पार्टिकल्स भी फ्री हो जाएंगे। लेकिन आप मुझे बताइए कि किसके केस में
पार्टिकल फ्री होने का मतलब है रैंडमनेस बढ़ना, तो दोनों की रैंडमनेस बढ़ जाएगी, दोनों की इंट्रॉपी बढ़ जाएगी। अब आप मुझे बताइए कि किसके केस में ज्यादा इंट्रॉपी बढ़ेगी, किसके केस में पार्टिकल ज्यादा फ्री हो जाएंगे, सोच के बताइए। तो आंसर है बी, आंसर है बी, क्योंकि वहां हम ज्यादा हीट दे रहे हैं, तो ज्यादा हीट दे देंगे, ज्यादा अगर हमने बाहर से ऊष्मा दे दी तो एकदम से पार्टिकल्स ज्यादा से ज्यादा फ्री हो जाएंगे और यहां पे ज्यादा से ज्यादा रैंडमनेस आ जाएगी और ज्यादा से ज्यादा यहां पे एंट्रोपी बढ़ जाएगी। इसका मतलब है कि किसी टेम्परेचर पे जितनी हम हीट देते हैं, जितनी हम ज्यादा हीट देंगे उतनी ही ज्यादा एंट्रोपी में परिवर्तन आ जाएगा। इसको इस एक्सप्रेशन को कहते हैं, ये एक्सप्रेशन हमारा एंट्रोपी का एक्सप्रेशन है और यही सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन भी है। इससे हम अभी आगे भी थोड़ा समझते हैं इस चीज को, लेकिन अगर इतना लिख देंगे तो काम हो जाएगा कि एंट्रोपी चेंज किसके इक्वल होता है, किसी सिस्टम की जो एंट्रोपी में चेंज आ रहा है वो किसके इक्वल होता है, वो इक्वल होता है हीट अपॉन टेम्परेचर, हीट गिवन अपॉन टेम्परेचर। कि भैया आपने किसी गिवन टेम्परेचर में किसी दिए गए तापमान में कहां पर आपने ज्यादा हीट दे दी है, जहां पर आप ज्यादा हीट दे देंगे, ज्यादा हीट क्या करेगी, कणों को ज्यादा फ्री कर देगी, पार्टिकल्स ज्यादा फ्री हो जाएंगे, तो ज्यादा हीट से पार्टिकल्स ज्यादा फ्री हो जाते हैं, रैंडमनेस ज्यादा बढ़ जाती है, तो ज्यादा हीट से एंट्रोपी भी ज्यादा हो जाती है, यानी कि हीट एंट्रोपी के क्या है, प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो गिवन टेम्परेचर में जितनी हीट होगी उतना ही एंट्रोपी में चेंज भी होगा। यही आपका मैथमेटिकल फॉर्म है सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का। ठीक है बच्चों, अभी मैं इसको और डिटेल में डिस्कस नहीं कर रहा हूं क्योंकि मुझे थर्ड लॉ में भी जाना है, तो हम इसको यहां पे अभी इतना ही आपने भी एग्जाम में लिखना है। अच्छा, एक चीज और मैं बता देता हूं, जब भी हम हीट दे रहे होते हैं तो हमेशा कांस्टेंट प्रेशर पे हीट दे रहे होते हैं। भैया ये पूरा का पूरा काम एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे चल रहा है और यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है, कांस्टेंट है, तो ये पूरा का पूरा काम जो है हीट देने का, ये काम कांस्टेंट प्रेशर पे है, कांस्टेंट प्रेशर में है। और प्यारे बच्चों, कांस्टेंट प्रेशर पे जो आप हीट देते हो, कांस्टेंट प्रेशर पे जो हीट देते हो उसी को एंथैल्पी चेंज कहते हैं, उसी को क्या कहते हैं, एंथैल्पी चेंज कहते हैं। इसको रट लो, अभी हम थर्मोडायनामिक्स डिटेल में डिस्कस नहीं कर रहे हैं, केवल एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इसको पढ़ रहे हैं, इस क्वेश्चन को, इसीलिए इसको बाय हार्ट कर लो कि भैया कांस्टेंट प्रेशर पे जो हीट दी जाती है वो एंथैल्पी चेंज है। और हाँ, कांस्टेंट वॉल्यूम में अगर हीट देते तो वो इंटरनल एनर्जी चेंज होता। अभी ये कैसे है, इस चीज को अभी फिलहाल हम नहीं डिस्कस करेंगे, लेकिन आप अच्छे से बाय हार्ट कर लो, कांस्टेंट प्रेशर में जो हीट देते हैं वो डेल्टा एच है, और कांस्टेंट वॉल्यूम होता, अगर कांस्टेंट वॉल्यूम में जो हीट दे रहे होते वो डेल्टा यू होता। इसको याद कर लीजिए, ठीक है। तो यहां पे हमने इसको इतना डिस्कस कर लिया है, अब हम थर्ड लॉ की ओर बढ़ते हैं। प्यारे बच्चों, अब हम आते हैं थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में। थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या कहता है, 0 केल्विन पर, 0 केल्विन यानी कि -273 डिग्री सेंटीग्रेड, नोट डाउन, -273 डिग्री सेंटीग्रेड को 0 केल्विन कहा जाता है, इसी को एब्सोल्यूट जीरो भी कहते हैं, एब्सोल्यूट जीरो भी कहा जाता है। तो अगर हम बहुत इस टेम्परेचर को अचीव करना बहुत ही मुश्किल है, ये एक मतलब बहुत सबसे लोएस्ट टेम्परेचर है ऐसा मान लीजिए। तो इस टेम्परेचर पे और अच्छे से समझो, इस टेम्परेचर पे किसी सॉलिड के लिए, सॉलिड परफेक्ट क्रिस्टल हो जाता है, परफेक्ट क्रिस्टल, सॉलिड को वहां पे हम परफेक्ट क्रिस्टल बोलेंगे, ठीक है, जहां पार्टिकल्स बिल्कुल रेगुलरली अरेंज्ड होते हैं उनको हम परफेक्ट क्रिस्टल बोलते हैं, ठीक है। मतलब पार्टिकल्स का एक रेगुलर पैटर्न होता है तो उसको क्रिस्टलाइन सॉलिड कहते हैं, ठीक है। तो 0 केल्विन पे परफेक्ट क्रिस्टल के लिए एंट्रोपी 0 होती है। इतना आसान सा है, मतलब जब हम टेम्परेचर बहुत कम कर देते हैं तो वहां पर हमारा जब 0 केल्विन आ जाता है टेम्परेचर, यानी कि -273 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर आ गया, तो सॉलिड के अंदर कोई भी एंट्रोपी नहीं रहती, वहां एंट्रोपी लगभग 0 हो जाती है। मतलब पार्टिकल्स बिल्कुल रेगुलरली अरेंज्ड हो जाते हैं, फिर वो हिलते भी नहीं है, वो बिल्कुल अपनी जगह पे फिक्स हो जाते हैं, वहां एंट्रोपी 0 हो जाती है। ऐसा आपने लिखना है। अब हम इसका मैथमेटिकल फॉर्म देखते हैं, बहुत ही आसान सा लॉ है। नाउ लेट्स सी इट्स मैथमेटिकल फॉर्म। तो प्यारे बच्चों, हम बात करेंगे इस थर्ड लॉ के लिए क्या गणितीय फॉर्म है, क्या गणितीय रूप है, इसके बारे में हम बात करते हैं। तो एंट्रोपी के बीच में और माइक्रोस्टेट ऑफ सिस्टम के बीच में एक रिलेशन होता है, S = K ln W। ये रिलेशन है, कहीं कहीं पे W को ओमेगा के रूप में भी दिखाया जाता है। यहां पे S है एंट्रोपी, K है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, और K का वैल्यू होता है प्यारे बच्चों 1.38 × 10⁻⁻23 जूल पर केल्विन पर पार्टिकल। ठीक है, तो ये यूनिट याद करने की जरूरत नहीं है, बस आप ऐसे लिखेंगे भी नहीं चल जाएगा, लेकिन फॉर्मूला याद रखना कि एंट्रोपी के बीच में और माइक्रोस्टेट ऑफ सिस्टम के बीच में। माइक्रोस्टेट का क्या मतलब होता है अभी समझाता हूं मैं।
तो एंट्रोपी और माइक्रोस्टेट ऑफ सिस्टम के बीच में रिलेशन होता है S इक्वल टू के एल एन डब्ल्यू। ये रिलेशन आता कैसे है ये जरूर आपको आगे क्लास में जब हम पढ़ते हैं, हायर क्लास में एमएससी में स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स, तो वहां से रिलेशन हम बताते हैं। अभी फिलहाल के लिए आप इसको रट लीजिए कि एंट्रोपी और माइक्रोस्टेट ऑफ सिस्टम के बीच में रिलेशन है S इक्वल टू के एल एन डब्ल्यू। यहां पर S है एंट्रोपी, K है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट जिसका वैल्यू है 1.38 इंटू 10⁻⁻23 और W है माइक्रोस्टेट। अब ये है क्या, मतलब इसका क्या फायदा होगा ये मैं आपको बता देता हूं, और ये थर्ड लॉ को कैसे प्रूफ कर रहा है इसको मैं आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूं। पहले हम ये माइक्रोस्टेट क्या है इसको मोटा मोटा हल्का फुल्का समझ लेते हैं, क्योंकि इसकी बहुत ज्यादा जानकारी आपको तब होगी जब आप एमएससी क्लासेस में स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स पढ़ेंगे, या आगे जब भी स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स पढ़ेंगे तो वहां पर आपको ये W के बारे में, नंबर ऑफ वेज के बारे में, W होता है नंबर ऑफ वेज या माइक्रोस्टेट बोलेंगे हम इसको, उसके बारे में हम आगे बताते हैं आपको। अभी फिलहाल के लिए माइक्रोस्टेट है क्या, मान लो कि आपके पास दो एनर्जी लेवल हैं और दो एनर्जी लेवल में आपको दो पार्टिकल्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है। ठीक है, आपके पास दो पार्टिकल हैं ए बी, आपके पास दो पार्टिकल हैं ए बी, और आपके पास दो एनर्जी लेवल हैं, एनर्जी लेवल 1 एनर्जी लेवल 2। यहां पर आपने इन दो पार्टिकल्स को रखना है, और कैसे भी रख सकते हो, कहीं पर भी रख सकते हो, ऐसा आपके पास खुली छूट है। तो आपके पास क्या क्या तरीके हो सकते हैं, एक तरीका हो सकता है कि दोनों पार्टिकल्स नीचे रहें, एक तरीका हो सकता है कि एक पार्टिकल ऊपर रहे और एक पार्टिकल नीचे रहे, एक तरीका हो सकता है कि भैया ए ऊपर रहे बी नीचे रहे, और एक तरीका हो सकता है कि दोनों ही पार्टिकल ऊपर रहे। तो ऐसे करके ये हमारे पास इन दो पार्टिकल्स को ए बी को अगर हम दो एनर्जी लेवल में, मैं आपको माइक्रोस्टेट क्या है वो समझा रहा हूं, तो दो पार्टिकल्स हैं ए बी, इनको दो एनर्जी लेवल में हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो इनको दो एनर्जी लेवल में हम कैसे रख सकते हैं, तो उसके हमारे पास चार तरीके हैं। ठीक है, ये हमारे पास पहला तरीका है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, ये हमारे पास चार तरीके हैं। इन्हीं को कहते हैं माइक्रोस्टेट। ये एक तरीका जो है, एक माइक्रोस्टेट है, ये दूसरा माइक्रोस्टेट है, ये तीसरा माइक्रोस्टेट है, ये चौथा माइक्रोस्टेट है। तो माइक्रोस्टेट का मतलब हो गया कि पार्टिकल्स का एनर्जी लेवल्स में कितने प्रकार से उनका हम वितरण कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं, जो पॉसिबल नंबर ऑफ वेज होंगे, जो नंबर उनको रखने की जो संख्या होगी, कितने प्रकार से आप रख सकते हो, उसी को हम कहते हैं माइक्रोस्टेट। ठीक है, तो ये ए बी को दो एनर्जी लेवल में, अगर ए और बी दो पार्टिकल हैं, उनको दो एनर्जी लेवल में रखना है, तो कितने तरीके हो सकते हैं, कितनी माइक्रोस्टेट हो सकती है, तो आंसर है 1 2 3 4 माइक्रोस्टेट हो सकती है। अब हम थर्ड लॉ को यहां पर कैसे समझेंगे। थर्ड लॉ क्या कहता है, जब जीरो केल्विन में हम किसी सॉलिड को लेके जाते हैं, तो जीरो केल्विन में सारे के सारे पार्टिकल्स सबसे ग्राउंड एनर्जी लेवल में आ जाएंगे। ठीक है, जीरो, अगर मान लो यही सॉलिड होता जो ए और बी से बना होता, तो जीरो केल्विन में सारे के सारे पार्टिकल्स कहां आ जाते प्यारे बच्चों, तो जीरो केल्विन में ये सारे के सारे पार्टिकल्स कहां आ जाते, अपने सबसे ग्राउंड एनर्जी लेवल में आ जाते। ठीक है, मतलब क्योंकि सबसे कम टेम्परेचर है ना, कम टेम्परेचर है तो कणों की ऊर्जा भी कम होगी, वो सबसे नीचे वाले एनर्जी लेवल में आ जाएंगे। जब सब एक ही एनर्जी लेवल में रहेंगे तो माइक्रोस्टेट की संख्या कितनी हो जाएगी, माइक्रोस्टेट की संख्या कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि जीरो केल्विन में माइक्रोस्टेट कितनी होती है, यानी कि पार्टिकल्स का डिस्ट्रीब्यूशन कितने प्रकार से हो सकता है। तो जीरो केल्विन में सारे ही पार्टिकल्स ग्राउंड स्टेट में आएंगे, सारे ही पार्टिकल्स ग्राउंड स्टेट में रहेंगे, तो वहां पर एक ही अवस्था हो सकती है, वहां पे W का मान कितना होगा, 1 होगा। तो यहां पे W का मान 1 हो गया, तो W का मान 1 रख दोगे अगर, और फिर इसको हल करोगे तो इतना मान आ जाएगा आपके पास। ठीक है, अगर आप log 1 का वैल्यू कितना होता है आपको मालूम होगा। ठीक है, तो यहां पे अगर आप W का मान 1 रख दोगे, तो मैं इसको अगर हल करूंगा तो क्या आएगा, तो आप लिखेंगे आगे एट जीरो केल्विन W इक्वल टू 1। एट जीरो केल्विन W कितना होता है, 1 होता है, क्योंकि जब टेम्परेचर बहुत कम होगा तो सारे के सारे पार्टिकल ग्राउंड स्टेट में आ जाएंगे, तो ऐसे में एक ही अवस्था होगी, एक ही तरह से हम कणों को रख पाएंगे, यानी कि W का मान कितना होगा, 1 होगा। W का मान 1 रखो यहाँ पे। अच्छा, इसको सॉल्व कैसे करेंगे, W का मान 1 रखोगे तो ln 1 का मान 0 हो जाएगा, ऐसा मान के चलते हैं, ये 0 हो जाएगा, तो S का मान भी कितना आ जाएगा, एट जीरो केल्विन W इक्वल टू 1, देयरफॉर इसको सॉल्व करने पे S का मान कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ln 1 को लिख सकते हैं 2.303 log 1, और log 1 का मान 1 होता है, 0 होता है। ठीक है, log 1 का वैल्यू कितना होता है, 0 होता है, तो वहां पे हम क्या करेंगे, 0 रखेंगे। अगर यहाँ पे हम समझ रहे हो मेरी बात को, कैसे क्या कह रहा हूं मैं इसमें एक बार समझा देता हूँ ठीक से। तो यहां पर हम क्या करेंगे, S इक्वल टू के
ln को अगर नॉर्मल लॉग में चेंज करोगे तो कितना होता है 2.303 लॉग हो जाता है। अगर ये ln को हम बेस 10 वाले लॉग में चेंज करेंगे तो 2.303 आगे लगाना पड़ता है। अब हम लिख रहे हैं कि 0 केल्विन में W का मान कितना हो गया 1 हो गया, तो log 1 की वैल्यू 0 होती है बच्चों। log 1 की वैल्यू कितनी थी 0, 0 से इसको गुणा करोगे तो s बराबर कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। इसीलिए कहा गया है कि जब 0 केल्विन होता है तो एंट्रोपी कितनी हो जाती है 0 हो जाती है। ये है हमारा थर्ड लॉ। बच्चों आखिरी जो नियम है उसको कहते हैं जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो ये जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है उसको हम समझ लेते हैं। तो जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है, देखो बच्चों, मान लो कि A है और ये C है, यहाँ पे A है और C है, मान लेते हैं हम। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है, बहुत ही आसान सा लॉ है, लेकिन मैं एक बार आपको, इसमें एक टर्म यूज हो रहा है। लॉ क्या है, इफ A एंड B आर इन, प्यारे बच्चों जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमारा आखिरी लॉ है। ये लॉ क्या कहता है, इफ A एंड B are in thermal equilibrium with C, then A and B are also in thermal equilibrium with each other। अभी इसका क्या मतलब है, इसको समझने के लिए एक बार थर्मल इक्विलिब्रियम क्या होता है इसको समझ लेते हैं। थर्मल इक्विलिब्रियम क्या है, मान लो कि A का टेम्परेचर है 40 डिग्री सेंटीग्रेड, मान लो कि A का टेम्परेचर है 40 डिग्री सेंटीग्रेड और C का टेम्परेचर है 30 डिग्री सेंटीग्रेड। तो होगा क्या कि हीट जो है वो हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की ओर फ्लो करती है, गर्मी जो है वो गर्म बॉडी से ठंडे बॉडी की ओर फ्लो करती है। तो हीट जो है ए से किसकी तरफ फ्लो करेगी, सी की तरफ फ्लो करेगी। तो ये हीट यहां फ्लो करना शुरू कर देगी और तब तक फ्लो करती रहेगी जब तक कि इसका टेम्परेचर भी 35 और इसका भी 35 ना हो जाए, मतलब सेम ना हो जाए। ठीक है, तो ये ए गर्म था और ये सी ठंडा था, तो ए से जो गर्मी है वो सी की तरफ जाएगी जाएगी जाएगी, तब तक जाएगी जब तक कि दोनों का टेम्परेचर क्या है सेम ना हो जाए। तो इसका 40 था, इसका 35 था, सॉरी 30 था, तो इससे टेम्परेचर हीट गया यहां और इसका भी 35 हो गया, इसका भी 35 हो गया। और जब दोनों की हीट सेम हो जाती है, जब दोनों की हीट सेम हो जाती है तब हम इस कंडीशन को कहते हैं थर्मल इक्विलिब्रियम। तो हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की ओर, गर्म बॉडी से ठंडी बॉडी की ओर हीट का फ्लो होता रहता है, हीट का फ्लो होता रहता है और तब तक होता रहता है जब तक दोनों की का टेम्परेचर सेम ना हो जाए, जब तक दोनों की हीट सेम ना हो जाए तब तक ये फ्लो होता रहता है और इसी को हम कहते हैं थर्मल इक्विलिब्रियम। तो मैं कहूंगा कि अगर थर्मल इक्विलिब्रियम है इसका मतलब दोनों का टेम्परेचर सेम है। तो भैया कितना आसान है, अगर ए का टेम्परेचर वही होगा जो सी का टेम्परेचर है और बी का टेम्परेचर भी वही होगा जो सी का टेम्परेचर है, अगर ए का और बी का वही टेम्परेचर है जो सी का टेम्परेचर है, तो सीधी बात है कि ए और बी का भी टेम्परेचर क्या होगा, सेम होगा। बस यही है, बस यहां टेम्परेचर नहीं कहना है, इसको थर्मोडायनेमिक, इसको थर्मल इक्विलिब्रियम कहना है। तो ए और बी का अगर वही टेम्परेचर हो जो सी का टेम्परेचर है तो ए और बी का टेम्परेचर सेम होता है। बस इसी चीज को हमने थर्मल इक्विलिब्रियम कहना है कि ए और बी अगर सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है, ए और बी अगर सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है तो ए और बी आपस में भी थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे। कहने का मतलब इनका टेम्परेचर अगर सी के जैसा है तो इन दोनों का टेम्परेचर एक जैसा होगा। आसान सा लॉ है, बहुत ही आसान है कि दो सिस्टम का टेम्परेचर तीसरे वाले सिस्टम जैसा ही है, यानी कि दो सिस्टम अगर थर्ड सिस्टम के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है, इनका टेम्परेचर सेम है, तो इनका आपस में भी थर्मल इक्विलिब्रियम होता है, यानी कि इनका आपस में भी टेम्परेचर सेम रहता है। बस यही है हमारा जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। बच्चों उम्मीद है कि आपको सारे लॉ समझ में आए होंगे। बहुत शॉर्ट में हमने बात की है, हमने कोशिश की है कि थोड़ा समझ में आ जाए। ठीक है, बाकी डिटेल डिस्कशन तब होगा जब हम इन चैप्टर्स की क्लासेस कंप्लीट लेंगे। तो इतना बहुत है प्यारे बच्चों, एक अच्छे इंसान बनो। धन्यवाद, धन्यवाद आप सभी को।